नमस्कार दोस्तों, काइजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारा वन दरोगा वाला जो एग्ज़ाम था, आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। मेरा नाम है श्रवण कुमार और वन दरोगा वाले जो एग्ज़ाम में केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, उस केमिस्ट्री वाले पोर्शन में जितने भी टोटल चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग केमिस्ट्री वाले पार्ट में नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 1 सिलेबस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था और आज चैप्टर नंबर 1 में एक एक करके 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को एक एक करके हम लोग आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट वीडियो को अच्छे से देखेगा और कोशिश ये करिएगा कि वीडियो देखते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट्स हैं उन्हें नोट करिएगा, क्योंकि जब आपको हम शीट प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको वो क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। और पार्ट बी केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर मतलब होता है जो द्रव्य होता है, हिंदी में हम लोग मैटर को द्रव्य बोलते हैं। मैं यहाँ पर द्रव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर द्रव्य की बात कर रहा हूं। मैटर मीनिंग द्रव्य। तो द्रव्य 3 प्रकार का होता है, मैटर 3 टाइप का होता है। तो इस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स आपको गिवन है, उन टॉपिक्स में मैं एक बार आपको चैप्टर के सारे टॉपिक्स जो चैप्टर के अंदर प्रेजेंट है वो एक एक करके आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं पहले, और फिर 1 बाय 1 हम लोग यहां पर एक एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। लास्ट लेक्चर में सिलेबस आपको हमने प्रोवाइड कर दिया था, वो हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था जिससे आपको सिलेबस अच्छे से पता लग जाए, सिलेबस की समझ हो जाए। क्योंकि हमें जितने भी लेक्चर पढ़ने हैं, समझने हैं, आपको पढ़ने हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ने हैं, सिलेबस से बाहर हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, तो पहले चैप्टर में केमिस्ट्री वाले पोर्शन में सबसे पहले डेफिनेशन आती है, कुछ परिभाषाएं आती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की, जो टॉपिक के अंदर सिलेबस के अंदर दे रखा है। ठीक है, मैं आपको सिलेबस भी लिंक में शेयर कर दूंगा जिससे कि आप लोग सिलेबस का प्रिंट निकलवा के अपने पास रखें लेक्चर देखते टाइम, जिससे कि मैं जो यहां पर बोल रहा हूं वो आपको वहां पर अपने नोट्स में, सिलेबस में दिखाई दे। तो डेफिनेशन में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद में सेकंड टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, मैटर की वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी। उसके बाद स्टेट ट्रांजिशन का मतलब होता है जो अगर कोई मैटर अपनी एक फेज से दूसरी फेज में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, तो कैसे होता है, और उनके लिए हम लोग कौन कौन सी टर्म यूज करते हैं, कौन कौन से पॉइंट यूज करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट किसे बोलते हैं। इवेपोरेशन एक टॉपिक है तो वो भी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एक टॉपिक है, वो भी इसके अंदर आएगा। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर हम लोग किन्हें बोलते हैं। मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर एंड होमोजेनस मिक्सचर। उसके बाद में कोलॉइड, कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक्चुअली कोलॉइड एक मैटर का स्टेट है, तो वो भी इसके अंदर टॉपिक आएगा। क्लास 9, 10, 11th में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। और सस्पेंशन किसे बोलते हैं, कई बार आपने कुछ मेडिसिन में कुछ सिरप लिए होंगे जैसे कप सिरप टाइप, तो कई कप सिरप की या जो अदर सिरप है मेडिसिन में उनके ऊपर लिखा होता है सस्पेंशन, तो वो क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंज किसे बोलते हैं, कि जैसे लिक्विड वाटर अगर कन्वर्ट हो जाए आइस में तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे। आइस अगर मेल्ट हो जाए लिक्विड में तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। और जैसे मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना उसे हम लोग क्या कहेंगे। आयरन के ऊपर रस्टिंग होना उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो कुल मिलाकर जितने टॉपिक मैंने आपको बोले ये चैप्टर नंबर 1 के हैं, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। ओके, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो हम लोग लेंगे
इंट्रोडक्शन का, मतलब डेफिनेशन लेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। ओके, तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। बात हम लोग करेंगे सबसे पहले यहां पर डेफिनेशन की। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो हिंदी वाले वर्ड भी यूज करते रहे जिससे कि उन्हें समझ आ जाए। डेफिनेशन को हम लोग बोलते हैं परिभाषा, और यहां पर जो परिभाषा हमें लेनी है वो किसकी लेनी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। ओके, देखिए सबसे पहले जो आज मैं आपको नंबर 1 टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो होता है मैटर। सभी स्टूडेंट जानते होंगे, सभी कैंडिडेट इस बात को जानते होंगे मैटर क्या होता है। मैटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य, ओके। अगर मैं मैटर की डेफिनेशन की बात करूं, द्रव्य की परिभाषा की बात करूं, तो परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी? डेफिनेशन इसकी होती है कि मैटर इज एनीथिंग that has mass and occupy space। ओके, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है मैटर की, ठीक है। इसी बात को अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? हिंदी में यही बात हो जाएगी, द्रव्य उसे कहते हैं जिसके अंदर भार होता है। यहां पर मास को हम लोग बोलते हैं भार, और जो स्थान घेरता है, ये तो है मैटर की डेफिनेशन। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर उस चीज को हम लोग मैटर कहते हैं, मैटर बोलते हैं, जिसके अंदर एक मास होता है और जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास का जो स्पेस है उसे ऑक्यूपाई करता है, उसे घेरता है। हिंदी में द्रव्य है उसे कहते हैं जिसके अंदर भार होता है, वजन होता है और जो स्थान घेरता है। जैसे मैं कुछ अपने आसपास के इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है, वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जब जहां पर रहते हैं तो हम लोग सांस लेते हैं, और सांस लेने के लिए हम लोग ऑक्सीजन नाम की गैस का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है नाक के थ्रू और कभी कभी मुंह के थ्रू, ओके। लंग्स में जाती है और लंग्स शरीर के अंदर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है, बाहर निकाल देता है, ओके। ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 बाहर जाएगी। तो ऑक्सीजन ने भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट घेर रखा है, और ऑक्सीजन के अंदर भी मास होता है, भार होता है। भार का कैसे पता लगता है? आप सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज किए जाते हैं जब कभी किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी महसूस देती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ओके। या फिर गैस वेल्डिंग में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा कि जब कोई कारीगर काम करने वाला, गैस वेल्डिंग की दुकान पे काम करने वाला,
गैस वेल्डिंग करता है तो वो जो गैस उसके अंदर बर्न होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होती है। तो अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर भरा हुआ है तो उसका वजन ज्यादा होता है, और अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली है तो उसका वजन कम होता है। तो उसका मतलब वजन किस वजह से है? वजन ऑक्सीजन की वजह से है। तो इसलिए ऑक्सीजन हमारे आसपास का स्पेस भी घेरता है और उसके अंदर भार भी होता है, वेट भी होता है, मास भी होता है। बात हम लोग करें, अगर हम पानी की बात करें, पानी भी एक मैटर है, वजन भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ग्लास में भर देंगे, ग्लास का स्पेस ले लेगा, अगर किसी बड़े बर्तन में फिल कर देंगे तो उसका स्पेस ले लेगा। ऐसे ही धातु, अधातु, प्लास्टिक, जितनी भी चीजें हम लोग अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जिन्हें हम लोग देख पाते हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें हम लोग नहीं देख पाते। हर वो चीज जिसे हम लोग अपनी त्वचा से टच कर सकते हैं, अपनी स्किन से टच कर सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे मैटर, द्रव्य। ओके, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने ऐसे दे रहा हूं जिन्हें हम लोग मैटर कहते हैं, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने ऐसे दूंगा जिन्हें हम लोग मैटर कंसिडर नहीं करते। ओके, देखिएगा, अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की कि हम मैटर किन्हें बोलते हैं, तो पहले तो बच्चों ऐसे एग्जाम्पल जिन्हें हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड्स के अंदर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैटर लिक्विड्स के अंदर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैटर गैसेस के अंदर। तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाले मैटर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मैटर तीन अवस्थाओं में मिलते हैं। जैसे सॉलिड के अंदर अगर हम लोग बात करें स्टोन की, पत्थर जिसे बोलते हैं, मेटल्स। अच्छा, मेटल्स के ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं कॉमन कंडीशन। वैसे तो जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक मेटल ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। बाद में आगे धीरे धीरे पढ़ाएंगे, उनके एग्जांपल्स आएंगे। मेन आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट, इनके ऊपर ध्यान देना है। तो स्टोन, मेटल, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी सॉलिड है, या फिर वुड, लकड़ी, रबर, एक्सेप्टर। और भी है बहुत सारी चीजें, जैसे शुगर, चीनी, ग्लूकोज, ये सब मैटर है, लेकिन ये इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है। यूरिया, वो भी मैटर, वो भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बात करेंगे हम लोग लिक्विड की। लिक्विड स्टेट में क्या क्या मिलता है? जैसे लिक्विड स्टेट में वाटर पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में ऑयल, जितने भी ऑयल्स होते हैं वो सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल जिसे बोलते हैं हम लोग, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? ये सब लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाले कंडीशंस है। मिल्क, वो भी लिक्विड है, वो भी मैटर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले मैटर है। ओके, गैस, गैस में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मीथेन का भी आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोजन का भी आपने नाम सुना होगा। ये सभी की सभी गैसेस मैटर के एग्जाम्पल है। और बाकी वो सारे एग्जाम्पल जो गैस की फॉर्म में आप जानते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह की और भी बहुत सारी गैसेस हैं
लाफिंग गैस होती है, वो भी एक गैस ही है। टीयर गैस होती है, वो भी एक गैस ही है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये हुआ, सॉलिड के अंदर ये वाले एग्जाम्पल है, लिक्विड के अंदर ये वाले एग्जाम्पल है, और गैसेस के अंदर ये वाले एग्जाम्पल्स है। ओके, ये तो वो सब्सटेंस है जो मैटर कहलाते हैं। ओके, अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं दुनिया में जो एग्जिस्ट तो करती हैं बट वो मैटर नहीं है, उन्हें हम लोग मैटर की कैटेगरी में नहीं रखते। ठीक है, तो मैं यहां पर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बता रहा हूं आपको कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मैटर नहीं है। आर नॉट मैटर। कौन कौन सी चीजें हैं जो मैटर नहीं है? जैसे अगर मैं यहां पर एक वर्ड लिखूं, LOVE, लव, प्यार जिसे बोलते हैं, मम्मी से प्यार, पापा से प्यार, भाई से प्यार, दोस्त से प्यार, ऐसे करके जो भी आप लोग जब मानते हैं जानते हैं, लव एक वर्ड है और लव दुनिया में एग्जिस्ट करता है, बट ये मैटर नहीं है। ठीक ऐसे ही इसका अपोजिट वर्ड आता है हेट, ये भी मैटर नहीं है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि हमें जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है या मोबाइल की अपनी मेमोरी होती है, तो मेमोरी जो भी होती है उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे कोई सॉन्ग्स, मूवी, या कोई पेपर के नोट्स, शीट, या कुछ PDF आप लोग डाउनलोड करते हो। मेमोरी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो मेमोरी एक्चुअली एग्जिस्ट तो करती है बट मेमोरी कोई मैटर नहीं है। अब मैं क्यों इन बातों पर ध्यान दे रहा हूं या गौर कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप मेमोरी कार्ड कोई भी हो, कोई भी ऐसा स्पेस मेमोरी का जिसमें अभी वो मेमोरी कार्ड अभी एम्प्टी है, खाली है, ठीक है, हम उसे क्यों बोलते हैं कि ये एम्प्टी है, खाली है, ब्लैंक है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर हम लोग मेमोरी फिल कर देते हैं, कुछ भी जो भी डेटा हमारे पास में उसे हम लोग फिल कर देते हैं, तो उसकी मेमोरी फुल हो जाती है। अब इसका मतलब स्पेस तो घेर रहा है वो, लेकिन सही मायने में उसे हम लोग मैटर कंसिडर नहीं करते, वो मैटर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही स्मेल, अगर हम लोग बात करें किसी भी चीज की स्मेल, अब स्मेल दुनिया में एग्जिस्ट करती है, अलग अलग तरह की स्मेल, बट वो मैटर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, समझ रहे बात को? स्मेल, फ्रेग्रेंस, जो भी कुछ आप लोग करते हो, तो जो इस तरह की चीजें जो इनसे मैच करती हैं, वो सारी चीजें आप लोग उन्हें मान के चलिएगा कि दीज आर नॉट मैटर, ये मैटर नहीं है। इन्हें हम लोग द्रव्य की कैटेगरी में, द्रव्य के ग्रुप में हम लोग इन्हें नहीं रखेंगे। ओके, तो ये तो हुआ एक छोटा सा बेसिक सा क्लासिफिकेशन किसका? मैटर का। ठीक है, वैसे तो मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कुछ मैं छोटी छोटी चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जो एडिशनल है थोड़ी सी आपके एग्जाम के लिए। मैटर तो वैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस में एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर मैं यहां पर बात करूं प्लाज्मा की, एक चीज होती है प्लाज्मा, इसे हम लोग हिंदी में भी प्लाज्मा ही बोलते हैं, और एक होता है BEC, इसकी फुल फॉर्म होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कहते हैं कि मैटर की ये 2 स्टेट और एग्जिस्ट करती है। ये थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मैटर की 2 स्टेट और एग्जिस्ट करती है। प्लाज्मा क्या होता है? सूरज के ऊपर मिलने वाला जो मटेरियल है, सन के ऊपर पाए जाने वाला जो मैटर है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो, और वो कोई ऐसी वैसी नॉर्मल गैस नहीं है, एक्चुअली वो आयनिक गैस है। सन के ऊपर मिलने वाला जो भी मटेरियल है वो इतने हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, लगभग 7000 से लेके 8000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सन के ऊपर होता है।
तो उसके ऊपर जो आयनिक फॉर्म में वो जो गैस का मिक्सचर मिलता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इज द सब्सटेंस ऑफ मैटर, इज द पार्ट ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर पर जो सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। जैसे ट्यूबलाइट, CFL जो होती है ट्यूबलाइट, इनके अंदर जब CFL ग्लो करती है, जब वो उसके अंदर करंट फ्लो होता है, तो ट्यूबलाइट के अंदर गैस भरी होती है। हाई टेम्परेचर पर वो गैस आयोनाइज हो जाती है, वो गैस अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रिलीज कर देती है और इसलिए वो ग्लो करती है ट्यूबलाइट। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है। तो एट द टाइम ऑफ ग्लोइंग द ट्यूबलाइट, all the gases present in the tubelight, inside the tubelight, convert into ions, ionic mixture। ठीक है, एक आयन का मिक्सचर होता है वो। ठीक है, तो उसे भी हम लोग प्लाज्मा कह सकते हैं। प्लाज्मा टीवी मार्केट में आते हैं। ओके, तो एक तो ये भी मैटर है प्लाज्मा। आप लोग याद रखें प्लाज्मा कहां कहां मिलता है, मैंने आपको बताया। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, साइंटिस्ट थे JC बोस और आइंस्टीन, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, और ये आइंस्टीन, इन्होंने मैटर की एक और स्टेट डिस्कवर करी। और मैटर की वो स्टेट कब ऑब्टेन होती है कि जब किसी भी सब्सटेंस को हम लोग इतना ठंडा कर दें, इतना ठंडा कर दें कि वो अर्थ पर जो एक लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, जिसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कितना है, वो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर का एक नाम दिया गया है, इसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर पर जितने भी सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो सब्सटेंस इतना ठंडा हो जाता है, इतना कूल हो जाता है कि उसके अंदर मिलने वाले जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर जो भी चीजें, उनका जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल सीज हो जाता है, बंद हो जाता है बिल्कुल। तो मैटर की उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकला, जो मैंने पहला टॉपिक यहां पर डेफिनेशन वाला पढ़ाया आपको, कि मैटर टोटल 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 3 कॉमन है और 2 अनकॉमन है, कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती है। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो बेसिक है। उसके बाद में प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन तो आपको ये तैयार करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएं, जिससे कि आप लोग अच्छे से उसे जो चीजें यहां पर एक आध कोई पॉइंट ऐसा मिसिंग रह गया, उसे आप लोग उसे कनेक्ट करके पढ़ लें आप लोग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूं ये जो मैंने आपको बताया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनकी कुछ नेचर है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, सॉलिड किन्हें बोलते हैं, डेफिनेशन विद एग्जांपल, उनके नेचर कैसे होते हैं, ऐसे करके। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, हम इसके अंदर 3 चीजें पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये ठीक है, हमें यहां पर पढ़ना है इनके बारे में, इनका नेचर। अब नेचर में क्या क्या पढ़ेंगे? नेचर में जैसे इनका वॉल्यूम, आयतन, तीनों का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकी डेंसिटी, घनत्व बोलते हैं हम लोग इसे हिंदी में। हिंदी वाले वर्ड भी आप लोग कोरिलेट करते रहे, जिससे कि थोड़ी
उन बच्चों के लिए फायदा हो जाए जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है। इसमें कोई तनाव वाली बात नहीं है। आपको जब पेपर सोल्व करेंगे आप लोग, तो पेपर आपको बाइलिंगुअल ही मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में ही समझ आते हैं बच्चों को, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में नहीं समझ आते, कुछ डिफिकल्ट ऐसे हिंदी के वर्ड्स हैं जो समझ नहीं आते। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरह से बात करेंगे। वॉल्यूम डेंसिटी हो गई, या एक तरह से इनकी शेप, हम लोग बोल सकते हैं इनकी आकृति कैसी होती है। ठीक है, दिखने में, अंदर से दिखने में कैसे होते हैं, किस तरह की इनके अंदर सिचुएशंस है। या थोड़े 2-4 टॉपिक और हैं, 2-4 पॉइंट और हैं, वो हम लोग इनके अंदर पढ़ेंगे। तो एक एक करके 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहां पर सॉलिड के बारे में। देखिए स्टूडेंट, सॉलिड किसे बोलते हैं हम लोग? नंबर 1, सॉलिड्स। हिंदी में ठोस वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, ठोस शब्द का प्रयोग करते हैं। किन्हें बोलते हैं हम लोग? सॉलिड्स। तो स्टूडेंट, सॉलिड ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो रिजिड होते हैं, रिजिड। और रिजिड वर्ड को हम लोग जो हिंदी वाला वर्ड यूज करेंगे, कठोर होते हैं, जो दिखने में कठोर होते हैं। ठीक है, सॉलिड उन्हें बोलते हैं कांट कंप्रेस। सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब जैसे रबर है, तो रबर को हम लोग थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, है तो रबर भी सॉलिड ही, लेकिन क्योंकि एक पूरी रेंज मिलती है, जैसे फोम, मार्केट में फोम के गद्दे आते हैं, तकिए, गद्दे, तो उस फोम को हम लोग दबा सकते हैं, हाथ से कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। बट कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते नॉर्मली। जैसे कोई लोहे का पीस ले लीजिएगा, हैवी, उसे आप अपनी उंगलियों से दबा के देखिएगा, दबेगा ही नहीं, लेकिन मशीन है वो दबा देगी उसे। ओके, तो ऐसा कोई सॉलिड दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर जो परफेक्टली बिल्कुल रिजिड है। परफेक्ट रिजिड तो होता ही नहीं है कुछ, लेकिन जहां तक पॉसिबल है नॉर्मल फोर्स लगाने पर हम लोग सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक, एक तीसरा पॉइंट यह है सॉलिड के बारे में कि जो सॉलिड होते हैं उनका जो आयतन होता है, वॉल्यूम, वो फिक्स होता है। मैं यहां लिख रहा हूं शेप एंड वॉल्यूम, दोनों की दोनों चीजें आर फिक्स्ड। ठीक है, लोहे का कोई बड़ा सा पीस लीजिएगा। अच्छा, मैं जितनी बातें कर रहा हूं, हम लोग जितना भी साइंस में पढ़ेंगे वो नॉर्मली पढ़ेंगे। नॉर्मल कंडीशन मतलब होता है कि हम नॉर्मली जो बात करते हैं, ठीक है, नेचुरली, कि ऐसा नहीं कि हम लोग बात करें मशीन की। भाई मशीन के पास तो इतनी ताकत होती है, कोई भी हैमर है उसके पास तो इतनी ताकत होती है, उसके पास एबनॉर्मल पावर होती है, तो वो तो दबा ही देगी लोहे को पीट कर कन्वर्ट कर देती है वो शीट में। हम नॉर्मली बात करते हैं कि नॉर्मली हम लोग अपने हाथ से किसी लोहे की रोड को ऐसे करके बेंड नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए शेप फिक्स होती है सॉलिड की, और वॉल्यूम मतलब आयतन भी फिक्स होता है, दोनों चीजें फिक्स होती है। अब वो फिल्मों का डायलॉग है, ठीक है, कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग इस बात को समझते होंगे कि भले ही मजदूर का हाथ है, भले ही किसी का भी हाथ है, लोहे को हाथ से पिघलाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सॉलिड कोई भी हो, नॉर्मली हम लोग उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। अब सॉलिड इंटरनली, अंदर से दिखने में कैसे होते हैं, मतलब अगर हम उसे एटम के लेवल पर चेक करें, एटम के लेवल पर सॉलिड कैसा दिखाई देता है, तो मैं यहां पर एक
छोटा सा डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। एक ऐसा ही फ्लो चार्ट टाइप है। सॉलिड अंदर से दिखने पर कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं कि इनके अंदर पाए जाने वाले जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी जिनसे मिलकर ये बने हुए, उनके बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं पाया जाता। और अगर उनके बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं मिलता तो इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा सॉलिड का। ये मैंने सॉलिड के कुछ एटम्स दिखाया आपको। सॉलिड दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बात हमने करी सॉलिड के बारे में। अब इसके अंदर केवल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रखी है। अभी मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, तब बात करेंगे, ठीक है। इस तरह की बातें हमने यहां पर करी। सॉलिड रिजिड होते हैं, कांट कंप्रेस नहीं कर सकते, शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है। एक और चीज मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, फोर्थ पॉइंट है, हमने अभी बात भी की थी उसके बारे में, डेंसिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं घनत्व। घनत्व सॉलिड्स का बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड और गैस से ज्यादा होता है, ठीक है। तो डेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। अगर लिक्विड और गैस से कंपैरिजन करें तो सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि जितने भी धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, तो एक मेटल आता है, उसका नाम है इरिडियम, ऑस्मियम। दो मेटल एक्चुअली है, उनकी डेंसिटी सभी मेटल्स में सबसे ज्यादा होती है। आपने डायमंड का नाम तो सुना ही होगा। डायमंड बहुत हैवी होता है, वो भी बहुत ज्यादा हैवी सॉलिड है। तो बात डेंसिटी की है। डेंसिटी क्या होती है, एक तरह से भारीपन जिसे हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज का। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि लोहे का एक पीस है इतना बड़ा आपके पास में, और एक एल्यूमिनियम का पीस है इतना बड़ा, दोनों सॉलिड है, बट दोनों का हल्कापन, भारीपन अलग अलग है। जो लोहे का पीस है वो थोड़ा ज्यादा भारी होगा, और जो एल्यूमिनियम का पीस है वो थोड़ा सा हल्का होगा। और इसी कारण जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो हवा में उड़ने वाले व्हीकल्स होते हैं, वो स्पेशली किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय के, एल्यूमिनियम के साथ में कुछ और मिक्स करके या प्योरली एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। आयरन के नहीं बनाए जाते, वरना मजबूत ज्यादा आयरन होता है। तो डेंसिटी कम होगी, भारीपन अगर उसके अंदर थोड़ा सा कम होगा, हल्का लाइट वेट का होगा, तो उसे उड़ने में आसानी रहेगी, फ्यूल कंजप्शन कम होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये हुआ सॉलिड। बात अगर हम लोग करें सॉलिड के एग्जांपल्स की, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल एग्जांपल अगर हम लोग ले लें यहां पर, तो जैसे कि सॉलिड सभी के सभी मेटल्स, सारे के सारे धातु, कुछ को छोड़कर लिख रहा हूं मैं यहां पर, एक्सेप्ट सम। और दो तीन एग्जांपल जब आपको धातु अधातु पढ़ाएंगे तब बताएंगे वहां पर कि कौन से मेटल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल, उसके बाद में स्टोन भी सॉलिड है, पत्थर जिसे बोलते हैं हम लोग। उसके बाद में रबर, वो भी सॉलिड है। बात अगर हम लोग करें वुड की, वो भी सॉलिड है। बात अगर हम लोग करें प्लास्टिक की, वो भी सॉलिड है, एक्सेप्ट दीज आर ऑल सॉलिड्स, ओके। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, और दूसरा जो हमारा मैटर उसका नाम है लिक्विड। लिक्विड क्या होते हैं, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लिक्विड क्या होते हैं। लिक्विड्स को हम हिंदी में बोलते हैं द्रव। द्रव्य अलग है और द्रव वर्ड अलग, दोनों के दोनों अलग अलग है। लिक्विड्स मतलब द्रव। पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं 4-5, और उसके बाद में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो देखिएगा,
वाटर, ऑयल, मिल्क, एक्सेट्रा। ये मेन 3 लिक्विड है जो हम लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं। ओके, अब आपको क्या लगता है, अगर मैं सॉलिड को रखूं एक जगह पर, कोई लोहे का पीस रख दूं किसी बेंच के ऊपर, और मैं लिक्विड कोई भी वाटर, ऑयल, मिल्क ऐसे डाल दूं बेंच के ऊपर, तो दोनों में से बताइए फ्लो होने की टेंडेंसी किसके अंदर है, बहने की टेंडेंसी, प्रवाहित होने की टेंडेंसी किसके अंदर ज्यादा है, लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड हम लोग उन सब्सटेंस को कहते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, बहने की, प्रवाहित होने की, प्रवाह होता है उनके अंदर। तो मैं एक लाइन अगर यहां पर लिखूं तो क्या बनेगा, लिक्विड्स आर दोज substances which have tendency to flow। ठीक है, तो जिसके अंदर बहने की प्रकृति होती है, ठीक है, उसका नेचर फ्लो होने का होता है। ठीक है, तो या फिर कह सकते हैं प्रवाहित, प्रवाहित होने की प्रकृति, प्रवाहित होने की टेंडेंसी होती है, नेचर होती है, उसे बोलते हैं हम लोग लिक्विड। ओके, लिक्विड रिजिड नहीं होते, लिक्विड सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो इन्हें लिख सकते हैं लिक्विड्स आर सॉफ्ट। ठीक है, एक और चीज के अंदर ऐड कर रहा हूं मैं, बिकॉज लिक्विड के अंदर फ्लो होने की टेंडेंसी है, फ्लो होते हैं लिक्विड, इसीलिए लिक्विड को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। समझे बात को, एंड ऑल्सो नोन एज फ्लूइड। ठीक है, इंग्लिश में फ्लूइड और हिंदी में हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, तरल। समझे बात को, लिक्विड के अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, तरल होते हैं ये, इसीलिए इनका नाम दिया गया फ्लूइड, लिक्विड को फ्लूइड कहते हैं हम लोग। ठीक, तीसरा पॉइंट, जैसे वहां बताया था कि सॉलिड की शेप और वॉल्यूम फिक्स होती है, आकृति भी और आयतन भी फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। चाहे उस सॉलिड को हम लोग कहीं भी पुट कर दें, अपने हाथ पे रख दें, किसी बड़े बर्तन में रख दें, ग्लास के अंदर रख दें, कहीं भी रख दें, ऊपर निकले हवा में उसे ऐसे टांग दें, तो सॉलिड के अंदर ना तो आयतन बदलता और ना ही उसकी शेप। बट लिक्विड का आयतन तो होता है फिक्स। ठीक है जी, वॉल्यूम फिक्स होता है, बट शेप बार बार बदल जाती है। अगर आपने एक गिलास पानी का भर के लिया, अगर आपने उस पानी को एक ग्लास के अंदर रखा तो ग्लास की शेप ले लेगा। अगर आपने उसे लंबी सी ट्यूब में फिल कर दिया तो उसकी शेप ले लेगा वो। अगर आपने उसे एक ऐसी प्लेट है कोई, उसके अंदर डाल दिया तो वो ऐसे फ्लैट हो जाएगा। और अगर आपने उसे एक दीवार पर, ऐसे कोई दीवार है, उस एक गिलास पानी को ऐसे दीवार पर ऐसे स्प्रे कर दिया तो पूरी दीवार पर वो एक सरफेस के ऊपर लेयर बना लेगा। कहने का मतलब सिचुएशन पर डिपेंड करता है, बाउंड्री पर डिपेंड करता है कि लिक्विड की शेप कैसी होगी। तो मैं यहां क्या पॉइंट लिखूंगा कि जो शेप है वो फिक्स नहीं रहती, बट जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है।
भाई अगर आपने 1 लीटर दूध लिया, मिल्क लिया, और आपने उसे किसी बड़े कोई बर्तन है जिसमें आप लोग चाय वाय बनाते हो, उसमें डाल दिया, तो उस बर्तन की शेप ले लेगा। लेकिन अगर आपने उसी 1 लीटर, मतलब वॉल्यूम फिक्स है, उसी 1 लीटर दूध को किसी बड़े से ऐसे फ्लैट बर्तन में डाल दिया तो वो फ्लैट हो जाएगा। शेप बार बार बदलती रहती है, इसीलिए कहते हैं, तीसरा पॉइंट है कि शेप कैन बी चेंज, बार बार चेंज होती रहती है, बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड। ये बात इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? ऐसे ही एक लास्ट पॉइंट है इसका, डेंसिटी की बात करें हम लोग लिक्विड की, जैसे वहां पर हमने डेंसिटी की बात की थी सॉलिड स्टेट में। सॉलिड की डेंसिटी जितने भी मटेरियल होते हैं उनसे सबसे ज्यादा होती है, बट लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है और गैस से ज्यादा। लिक्विड सॉलिड से हल्के होते हैं और गैस से भारी होते हैं। पॉइंट लिख सकते हो आप लोग ये। लिक्विड्स आर लाइटर, लाइट वेट, हल्का बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है। लाइटर किससे? देन सॉलिड्स, बट हैवियर, भारी, देन गैसेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और अगर मैं, जैसे मैंने सॉलिड का डायग्राम आपके सामने बनाया, छोटा सा बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर मैं ऐसे लिक्विड का एक इंटरनल स्ट्रक्चर कि उसके एटम मॉलिक्यूल किस तरह से रहते हैं तो कैसे हम लोग उसे दिखा सकते हैं। ये कोई एक फ्लो चार्ट है सिंपल सा। बात अगर हम लोग करें यहां पर, इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, और अगर मैं इस पार्ट को मानता हूं सॉलिड और इस पार्ट को मैं मान के चलता हूं लिक्विड, तो कैसे हम लोग यहां पर अपनी बात को रखेंगे, दिखाएंगे। देखिएगा, सॉलिड के अंदर, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको लास्ट स्लाइड में कि सॉलिड के अंदर देयर इज नो गैप बिटवीन पार्टिकल्स, इनके बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं पाया जाता। सॉलिड के अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी पाई जाती है, बिल्कुल पार्टिकल एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, इस तरह से रहते हैं। ओके, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया आपको। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी लिक्विड की, तो लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा इस तरह से गैप रहता है, और इसी गैप के कारण ये जो बीच में खाली स्पेस मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा, इसी गैप के कारण लिक्विड फ्लो होता है। लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं, अंदर ही अंदर मूव करते हैं। ग्लास में पानी है तो ग्लास को ऐसे हिलाया तो वो पानी भी ऐसे हिलने लगता है। समझे बात को? उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है, एटम्स है, वो सारे के सारे ऐसे हिलने लगते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड के अंदर की टेंडेंसी है और ये सॉलिड के अंदर की टेंडेंसी है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये 2 टॉपिक जो अब हमने आपको पढ़ाए आज, आपको सॉलिड लिक्विड यहां तक का जो पोर्शन आपको समझ आया होगा। और आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गैस की। गैस थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, थोड़े से एग्जाम्पल मुझे ज्यादा लेने पड़ेंगे। इस लेक्चर में थोड़ा लेंदी लेक्चर हो जाएगा और हम लेक्चर लगभग ऑन एन एवरेज इतना ही बनाएंगे आपके सामने। बाद में अगर टाइम की कमी पड़ी तो थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआती लेक्चर हम इतने बनाएंगे जिससे कि आप लोग आराम से
टाइम ड्यूरेशन में आप लोग इजीली देख पाए, उसे नोट्स बना पाए, पढ़ पाए, समझ पाए। ठीक, तो अगर कोई भी आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मैसेज बॉक्स में अपने डाउट्स, अपने कंफ्यूजन डाल सकते हैं। ठीक है, कमेंट डाल सकते हैं कि सर ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, इसे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन है कोई इस तरह का जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी आप बता सकते हो, उसका भी आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप लोग इजीली स्मूथली पढ़ें, फ्री हैंड पढ़ें, और काइजन क्लासेस हमारी संस्थान आपके साथ है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम लोग लगे रहेंगे। ठीक है, आप लोग भी हिम्मत जुटाइएगा, हम लोग भी हिम्मत जुटाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि ऊपर वाला आपका सिलेक्शन कराए। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।